हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी एनसीईआरटी समरी के वीडियो सेशन में। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी समरी देख रहे हैं। आज हम चैप्टर 9 में पहुँचे हैं और इसकी हेडिंग है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। दोस्तों, इसमें प्रभाकर नाम का लड़का है जो कि एक लोहार की दुकान के सामने बैठा हुआ है और उसको लोहार का काम को देखने में काफ़ी आनंद आ रहा है, किस तरह वहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले लोहे के औजार और उसकी खेती में उसके प्रयोग के बारे में। जैसा कि आज हम लोग सभी जानते हैं कि लोहा जो है, आयरन है, काफ़ी आसानी से उपलब्ध है और हमारे रोज़मर्रा के कामों में हम लोहे के बहुत सारे औजारों का उपयोग करते हैं। लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले लोहे के जो औजार हैं उनका उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और आज से 3000 साल पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें लोहे की खोज हुई, आयरन की खोज हुई। और उसके बाद से जो औजार अभी तक हम पत्थर के बना रहे थे या फिर कॉपर के बना रहे थे उसको हमने लोहे में कन्वर्ट किया और लोहा जैसा हम सभी जानते हैं काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से जो इरिगेशन है और जो खेती किसानी वाला काम है उसमें लोहे ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और ज़मीन को हम बहुत अच्छी तरह से अब उसकी, जिसे हम कहते हैं कि हल में हमने लकड़ी के जो फाल थे उसको हटा रिप्लेस करके हमने लोहे के फाल का उपयोग किया, जिससे जो खेती काफ़ी अच्छी हुई और जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया हुई। सिंचाई में भी हमने लोहे के का काफ़ी प्रयोग किया। ये एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोहे के कुछ औजार के बारे में दिया हुआ है। हमने लोहे से कुल्हाड़ी बनाई, हंसिया बनाई। हमने लोहे से जंगली जानवरों को मारने वाले औजार बनाए, जिससे जो किसान है जो बाकी जो लोग हैं, जैसे जो राजा की सेना है, सैनिक हैं, उनमें एक तरह के काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हुआ और हमने अब ऐसे औजार बनाने शुरू कर दिए जो कि काफ़ी मजबूत थे और उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद यहाँ बताया गया कि गाँव में कौन रहते थे। तो जैसा कि हमने देखा कि भारत जो है वो एक तरह से यहाँ पे आपको प्लेन एरिया भी मिलता है, पठार एरिया भी मिलता है, हिल एरिया भी मिलता है। तो एक तरह से हम बात करें जो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वतमालाएं हैं वो एक तरह के पार्टीशन का काम करती हैं। उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम उत्तर नॉर्दर्न एरिया बोलते हैं और नीचे वाला सदर्न एरिया बोलते हैं। तो उत्तर में जो गांव होते थे उसके प्रधान को ग्राम भोजक कहा गया और ये जो पद होता था ये वंशानुगत पद एक तरह से माना जाता था, जो बड़ा किसान होता था गांव का। तो उत्तर के जो एरिया है वहाँ पे उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। वहीं अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो जो तमिल क्षेत्र था वहाँ पे बड़े जो किसान थे उनको विल्लला कहा गया और जो छोटे किसान थे उनको उड़वार कहा गया। और ऐसे जो मजदूर थे जिनके पास भूमि नहीं थी, लैंडलेस लेबरर जो थे, उन्हें दास या कड़ेसियार या अधिमई कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस। ये जो शब्द है ना, टर्मोलॉजी, इनको आप ध्यान रखिए कि विल्लला कौन थे, हलवाहे उड़वार कौन था, दास कड़ेसियार या अधिमई किसे कहा जाता था, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि जो किसान है, बड़े किसान हैं, उनके नाम जो दक्षिण भारत है वहाँ विल्लला कहा जा रहा है और जो उत्तर भारत है वहाँ पे ग्राम भोजक कहा जा रहा है। और ग्राम भोजक, जैसे मैंने कहा कि ये जो पद है ये हेरिडेटरी पद था, अनुवांशिक पद था। मतलब ग्राम भोजक का बेटा जो ही ग्राम भोजक बनता था और काफ़ी बड़े जो किसान होते थे गाँव के वही ग्राम भोजक कहलाते थे। और उनके अधीन जो लोग काम करते थे उन्हें दास या मजदूर कहा जाता था, क्योंकि वो लैंडलेस लेबरर होते थे। और ये इनका जो कद था इतना काफ़ी काफ़ी ऐसा बड़ा माना गया कि राजा भी कभी कभी जो टैक्स वसूलने का काम था इनको दे देता था। जो पुलिस इनकी व्यवस्था थी, जो न्याय प्रणाली थी छोटे स्तर पे, वो भी कभी कभी ये लोग करते थे। ग्राम भोजक के अलावा कुछ छोटे किसान भी थे जिनकी ज़मीन छोटी थी, जैसे उनको हमने सदर्न इंडिया में उड़वालू कहा था। तो यहाँ पे उनको हम गृहपति कह रहे हैं और ये अधिकतर छोटे किसान होते थे। ये ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास काफ़ी छोटी ज़मीन थी या नहीं भी थी। और ऐसे जो लोग जिनके पास ज़मीन कभी थी ही नहीं, हमेशा वो लैंडलेस लेबरर रहें या भूमिहीन किसान रहें, उन्हें कर्मकार कहते थे और वो दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। इसके अलावा गांव में लोहार जो है काम करता था, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का काम करता था, बढ़ई जो कि कारपेंटर आज का, बुनकर वीवर जो कि कपड़े का काम करता था, ऐसे लोग भी होते थे, शिल्पकार लोग भी होते थे। अब यहाँ बात की गई है संगम साहित्य के बारे में। तो संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में से एक है। जिस तरह उत्तर भारत में हमने वेद पुराण आरण्यक वेदांग की रचना की, वैसे अगर साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पे जो संगम साहित्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी और इसे संगम इसलिए कहा जाता है कि जो साउथ इंडिया में एक शहर है मदुरई, वहाँ पे बहुत बड़ी संगोष्ठी या बैठक हुई थी और वहीं पे इस साहित्य की जो रचना है वो शुरू हुई थी, या इसका जो समय काल है वो शुरू माना जाता है, इसलिए इसको संगम साहित्य कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कवियों का सम्मेलन हुआ था। उन्हीं लोगों ने मिलकर इस जो साहित्य उसका संकलन किया, उसको कंपाइल किया, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है।
अब बात करते हैं कि जो पुरानी जो किताबें हैं, कहानियाँ हैं, यात्रा विवरण है, मूर्ति हैं या आर्कियोलॉजिकल जो साइट है वो शहरों के बारे में क्या बताती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक बात की कि जातक कथाओं के बारे में। जातक कथाएं में वैसे अधिकतर जो कथाएं वो गौतम बुद्ध से जीवन से प्रेरणा मिलती है, लेकिन जातक कथाओं में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनके द्वारा जो जीवन जिया गया वो उनका संकलन किया गया है। और यहाँ पे एक जातक कथा के का वर्णन भी है। एक स्टोरी है जातक कथा से जुड़ी हुई। ये स्टोरी क्या है मैं समझा देता हूँ आपको कि गरीब एक लड़का रहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, कि उसके पास मरा चूहा होता है। वो मरा चूहा एक बिल्ली के मालिक को बेच देता है 1 रुपये में। और उसके बाद कुछ देर उसके बाद एक जो बहुत तेज आई तूफान आता है और जो राजा का राज दरबार का जो बगीचा रहता है उसमें बहुत सारे जो पेड़ हैं टहनियाँ हैं वो तोड़े जाते हैं। तो वहाँ का जो माली होता है वो इसको बोलता है कि अगर आप ये साफ़ करवा देंगे टूटी लकड़ियाँ तो मैं इसके बदले में आपको कुछ पैसे दूंगा। तो वो आसपास जो बच्चे खेलते रहते हैं उनको बुलाता है, उनको कहता है कि बेटा हम सबको मिलके ये जो बगीचा है इसको साफ़ करना है और इसके बदले में आप सबको मिठाई दूंगा। तो बच्चों की सहायता से वो उसको साफ़ करवा देता है, माली उसको पैसा देता है और साथ में लकड़ियाँ जो है वो मिल जाती हैं उसको। फिर देखता है कि राजा का ही एक जिसे कहते हैं हलवाई है वो गुजरता रहता है, उसको लकड़ियाँ चाहिए होती क्योंकि उसको जो शाही दरबार है उसके लिए खाना बनाना रहता है। लकड़ियाँ इसके पास थी, ये लकड़ियाँ बेचता है उसको और उससे पैसा पाता है। उसके बाद इसमें बताया गया कि अ, ये बहुत सारा पानी इकट्ठा करता है। फिर जो कुछ किसान काम करते रहते हैं उनके पास जाता है, उनको पानी पिलाता है, घास काटते रहते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने इतना पुण्य का काम किया, हम लोगों को पानी पिलाया, तो हम आपकी क्या सहायता करें। तो ये बोलता है कि ठीक है, जब मैं आपसे कहूँगा तब आप लोग मेरी सहायता करना। बाद में इसका एक मित्र होता है, उस बताता है कि एक बड़ा व्यापारी, घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े लेके आ रहा है अपने नगर में उसको बेचने। तो फिर ये जो घास काट रहे जो किसान थे उनके पास जाता है और बोलता है कि कल ये व्यापारी आएगा और आप सारी घास मुझको दे दो और जब तक मेरी घास इकट्ठे ना बिक जाए तब तक अपनी घास मत बेचना। तो जब वो व्यापारी आता है अगले दिन 500 घोड़े लेकर, तो उसको घोड़े के लिए घास चाहिए होती है और घास उसे कहीं मिलती नहीं। फिर ये जो लड़का रहता है ये मजबूरी में से वो घास खरीदता है। इस तरह ये बताया गया है कि कहाँ एक गरीब बच्चा किस तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर करके धनवान या माला माल बनता है। तो यहाँ पे हम नगरों के बारे में एक तरह का चित्रण किया गया कि ये नगर है, वहाँ पे दूसरे देश से या दूसरे इलाके से व्यापारी भी आ रहा है घोड़ा बेचने, वहाँ पे राजा भी है, वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे भी हैं, वहाँ पे किसान भी है, वहाँ पे घास की कटाई, मतलब एक तरह का हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दिख रहा है, अमीरी गरीबी और हर तरह के जो मार्केट सिनेरियो है वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जातक कथाएं से हमने कहानी उठाई और इसके नीचे कुछ सारे क्वेश्चन दिए, आप पढ़िएगा कि आप यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं, इस शहर में क्या क्या दिख रहा है आपको। उसके बाद जो यहाँ के प्राचीन नगर हैं वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और इन प्रवेश द्वारों में के बाद जो इमारतें हैं काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, उनकी रेलिंग लगी हुई है। रेलिंग में हमने लोहे का प्रयोग किया है, बड़े बड़े खंभे लगाए हैं, खंभों में नक्काशी की गई है। यहाँ पे एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दिल्ली का एक वलय कूप है जिसमें जल निकासी के लिए ये वलय कूप बनाया गया है। और इसके नीचे आप देखिए ये बड़ा सा खंभा है सांची का, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची स्तूप है जो कि विश्व विरासत स्थल है, उसका एक खंभा दिखाया गया है। इसमें आप देखिए कितनी सारी कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग बनाई गई है, बहुत सारे लोगों का चित्रण किया गया। ये खंभा है, पत्थर से बना हुआ है। तो हम इस तरह के जो आर्किटेक्चर हैं या इस तरह के जो आर्कोलॉजिकल साइट्स मिल रहे हैं उनको देख के हम जान सकते हैं कि नगर की भव्यता क्या थी, नगर का लेवल क्या था, नगर में रहने वाले लोगों का स्तर क्या था। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे व्यापार करने आ रहे थे उन लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जिसके से हम जान सकते हैं कि यहाँ का जो मार्केट सिस्टम था वो कैसा था। कुछ तो हमें यहाँ पे जो बड़े शहर हैं उन बड़ी इमारतें थी उनके बारे में तो मालूम चला, लेकिन जो छोटे जो घर थे, जो आम लोगों के घर थे, वो ईंटों से और या छप्परों से बने थे। तो वो तो अब जमीन दोच हो गए, उनसे हमें ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया क्योंकि वो इतने लंबे समय तक टिक भी नहीं सकते वो। और भविष्य में जो पुरातत्व हैं विद्या आर्कोलॉजिस्ट है वो तो इनकी खोज कर ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक यूरोपियन ट्रैवलर था, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा उसमें बेरी गाजा के बारे में लिखा था। बेरी गाजा आज का भड़ूच कहलाता है, गुजरात में है और ये कोस्टल सिटी है, थी भी और है भी। तो इसमें बताया कि बेरी गाजा तक पहुंचने का जो समुद्री रास्ता था वो काफ़ी सकरा था और उसमें कोई जो कुशल नाविक है, जो कुशल सेलर था, वही बेरी गाजा के समुद्र तट में अपना जहाज़ डॉक कर सकता था।
और बेरी गाजा का जो तट था यहाँ पे शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, यानी हम देख रहे हैं कि मेटल से लेकर प्रीशियस जो स्टोन्स हैं, सोना चांदी, इनकी यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी। और ये एक जैसे कोस्टल सिटी थी, तो यहाँ पे भारत का जो भी सामान था वो यहाँ तक आता था और उसके बाद ही यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस ये जगह थी। और यहाँ पे उस ट्रैवलर ने बताया कि यहाँ पे पहुँचना काफ़ी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो समुद्री रास्ता था उसमें काफ़ी सारे ज्वार उठते थे और साथ में जो रास्ता था वो भी काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था। तो ये सब बताया गया यहाँ पे। और जो भी व्यापारी आता था दूसरे देश से और बेदी गाजा या उतरता था, वो अपने साथ विशेष उपहार लाता था। बहुत सारे चांदी के बर्तन लाता था, गायक लाता था, सुंदर औरतें लाता था, और भी जो चीज़ थी गिफ्ट से वो लाता था कि यहाँ का राजा खुश हो जाए और उनको व्यापार करने की अनुमति दे दे। फिर कुछ सिक्कों के बारे में बात की गई। सिक्के तो हमने वैसे पिछले चैप्टर में देख भी लिए थे। तो अगर हम किसी और देश से ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं तो हमें बार्टर सिस्टम का प्रयोग नहीं कर सकते थे। हम वहाँ पे जैसे कहते हैं कि सिक्कों का ही आदान प्रदान करना था, या जैसे रुपीस या मुद्रा करेंसी कहते हैं, उसका आदान प्रदान से ही हम सामान का लेन देन करते थे। तो अलग अलग राजाओं के अलग अलग सिक्के थे, ये हमने देखे ही हैं। कुछ के सिक्कों में तस्वीर बनी हुई, कुछ के सिक्के में कोई चिन्ह बना हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि किस राजा का या किस डायनेस्टी का सिक्का है और किस देश का सिक्का है, उसकी क्या कीमत थी। सबसे पुराने आहत के सिक्के माने गए जो कि करीब 500 साल चली, और इसके चित्र नीचे दिए गए ये आहत के सिक्के हैं। और ये सब सिक्के हमें जो आर्कोलॉजिस्ट है वो इनको ज़मीन के अंदर से अब दब गए हैं, इनको निकाल रहे हैं और उसके बाद में इसकी स्टडी होती है। वैसे सिक्कों की जो स्टडी है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों को इकट्ठा करने का जो करके उनकी जो स्टडी की जाती है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो संगम साहित्य से एक छोटी सी कविता उठाई गई है कि यहाँ पे जो नमक के सौदागर हैं उनके बारे में बताया गया कि ये वो बड़े बड़े ऊँटों के साथ अब उनकी पीठ में नमक के बोरे लाद के आ रहे हैं और उन्हें सिर्फ यहाँ पे व्यापार करना है। लेकिन जब वो आते थे तो हमारे यहाँ के जो बाज़ारों की रौनक थी बड़े आते थे, लेकिन जब वो चले जाते थे अपना पूरा जत्था या काफिला लेके, तो सन्नाटा फैलता था, सन्नाटा हो जाता था। ये सब बात बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे एक शहर का उल्लेख किया गया, मथुरा का, जो कि हमने देखा कुषाण जो थे उनकी सेकंड कैपिटल रहेगी। उनकी पहली जो कैपिटल थी वो तक्षशिला है। और कुषाण वही लोग हैं जो कि चाइना के सिल्क रोड को कंट्रोल करते थे, और साथ में हमारे देश में पहला सोने का सिक्का उन्होंने लॉन्च किया था, निकाला था। तो मथुरा के बारे में बताया गया है कि ये उत्तर से दक्षिण जाते समय या पूर्व से पश्चिम जाते समय बीच में एक तरह का जंक्शन पड़ता था, और इस शहर की चारों ओर किलेबंदी थी, बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पे। आज ही मथुरा में सबसे ज़्यादा मंदिर है हमारे देश में, और बहुत सारी मूर्तियों का भी बेहतरीन केंद्र था यहाँ पे। बहुत अच्छी अच्छी नक्काशियाँ वाली मूर्तियाँ यहाँ पे थी। और साथ में हमें यहाँ पे बौद्ध से जुड़े हुए विहार और जैन मंदिर भी मिले हैं। और कृष्ण भक्ति के लिए तो मथुरा फेमस ही है, आप सभी जानते हैं। और मथुरा में बहुत जो भी उस पुराने राजाओं के जो प्रस्तर खंड हैं और जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि मथुरा का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। और कहते हैं कि बनारस के बाद जो सबसे पुराना शहर भारत का है वो मथुरा ही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे राज मंदिरों का होना ये बात दर्शाता है कि यहाँ के राजा लोग जो हैं वो काफ़ी दान करते थे, दक्षिणा करते थे। साथ में मथुरा के जो अभिलेख थे उसमें सुनारों के बारे में, लोहार बुनकरों, टोकरी बनाने वालों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे जो शिल्प और शिल्पकार थे उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, वो जब आर्कोलॉजिस्ट ने उनको खोजा तो मालूम चला कि उन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पे नमूने बनाए शिल्पों के। और कुछ तो मिट्टी के बर्तन बनाए थे, कुछ मेटल्स के बनाए थे। मेटल्स वाले तो बहुत अच्छी अवस्था में मिले, लेकिन मिट्टी के बर्तन जो थे वो थोड़े कमज़ोर या बुरी अवस्था में मिले। बहुत सारे नॉर्दर्न ब्लैक शाइनी पॉटरी मिली है, जो कि मथुरा की फेमस ही मानी जाती है। और साथ में ये इनको इसलिए कहा जाता है कि हल्के काले रंग के होते हैं और काफ़ी शाइन मारते थे, इनकी चमक काफ़ी अच्छी होती थी। अगर साउथ इंडिया में बात करें तो मदुरई और बनारस, जैसे बनारस तो हम देखें ईस्टर्न हिस्सा है, और मदुरई जो है जिसके बारे में हमने बात की थी संगम साहित्य की, वहाँ पे कवियों का सम्मेलन हुआ था। ये सब बहुत बड़े सेंटर हुआ करते थे। और ख़ासकर ये जो कपड़ा उत्पादन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वाराणसी उत्तर में और मदुरई दक्षिण में काफ़ी फेमस थे। और ये इतने बड़े शहर थे कि यहाँ पे जो भी अलग अलग काम से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने अपना संघ बनाया, अपनी एक तरह से कमीशन बनाया, और उसको श्रेणी कहते थे। जैसे शिल्पकारों की अलग श्रेणी होती थी, बुनकरों की अलग श्रेणी होती थी, व्यापारियों की अलग श्रेणी होती थी। तो श्रेणी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सनस बिलोंगिंग टू सेम ऑक्यूपेशन। और ये जो श्रेणी होती थी, ये जैसे शिल्पकारों की श्रेणी काम का ट्रेनिंग देती थी, कच्चा माल उपलब्ध कराती थी,
तैयार माल का वितरण करती थी। जो व्यापारियों की श्रेणी होती है उसका काम था व्यापार का संचालन करना। ये श्रेणियाँ पैसा कमाती थी तो बैंकों में अपना पैसा जमा करती थी और इससे उन्हें ब्याज मिलता था। और जब ये अच्छा धन कमाते थे तो उस धन का ये इन्वेस्टमेंट या निवेश भी करती थी और अपने कमाए हुए कुछ पैसे का ये जो धार्मिक मठ है, मंदिर, उनमें दान किया करते थे। उसके बाद जो हमने देखा था कि जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उनकी सहायता की थी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति विष्णुगुप्त ने, जिन्हें हम कौटिल्य चाणक्य कहते हैं। उनकी किताब जो है अर्थशास्त्र, उसमें कई सारे नियम बताए गए हैं और उस नियम में ये सूत काटने और बनने का नियम कई बारे में एक चर्चा की गई है कि जैसे हमने देखा कि भाई वाराणसी हो गया या मदुरई हो गया, यहाँ पे टेक्सटाइल का काफ़ी बड़ा हब था। तो यहाँ बताया गया कि जो किस तरह सूत की कताई और बुनाई की जाती है। तो हम थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि शुरुआत में जो ऊन या पेड़ों की छाल, कपास या पटुआ और सन से जो जिसे कहते हैं रेशा या धागा तैयार करने का काम जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे विधवाएं हो गई, सक्षम अक्षम महिलाएं हो गई, भिक्षुणी हो गई, वैश्याएं हो गई, या ऐसे लोग जो कि फिजिकली ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, वो लोगों को ये काम दिए करते थे। और उसके बाद जो जैसा काम करता था क्वालिटी के हिसाब से उसका जो पारितोषिक था, पारिश्रमिक था या फिर उसका जो वेज था वो तय होता था। अच्छा काम करने वाले का वेज ज़्यादा होता था, थोड़ा कमज़ोर काम करने वाले का वेज थोड़ा कम होता था। और उसके बाद ये इसमें बताया गया कि हर किसी को काम करना ही है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मना कर दे काम करने से। और जो काम करना, जो ये सब रॉ मटेरियल्स जहाँ भी डिलीवरी है वहाँ से लेने में सक्षम नहीं है तो वो किसी को भेज के, जैसे घर की महिलाएं जो है वो कच्चा माल लेने के लिए उस गोडाउन तक नहीं आ सकती, तो वो अपने घर से किसी व्यक्ति को भेज के कच्चा माल ले ले और उसके बाद समय टाइम पीरियड में उस माल को उनको तैयार करके वापस भेजना था। और जो लोग ऐसे ही काम में कमजोरी करते थे, मक्कारी करते थे, तो उनको सज़ा मिलती थी। और जो लोग अच्छा काम करते थे उनको अच्छा वेज मिलता था। और जो अगर किसी औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसको जुर्माना भी देना पड़ता, तो कभी कभी तो उनका अंगूठा भी काट लेते थे। ये सब एक बात बताई गई है, ज़्यादा इसको दिमाग में मत लीजिए। अब यहाँ पे एक शहर की बात की गई, उसका नाम है अरिकमेडु जो आज के आपको पौंडीचेरी में मिलेगा। अरिकमेडु भी कोस्टल सिटी और ये आपको मिलेगी बे ऑफ बंगाल में वाले एरिया में। अरिकमेडु के बारे में बताया गया है कि इसका जो व्यापार था, ये जो आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ से लेकर जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ भी होता था। और यहाँ पे कई सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिसमें एरेटाइन नाम की मुहर लगी हुई है। एरेटाइन नाम की मुहर के कारण उन बर्तनों को एरेटाइन कहा गया। और एरेटाइन नाम का एक शहर है इटली में, इसलिए माना जाता था कि इन लोगों का जो व्यापार था वो रोमन साम्राज्य से भी था। बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो रोमन साम्राज्य के यहाँ मिले और बहुत से ऐसे बर्तन जो रोमन साम्राज्य की तरह नकल मक्कर के यहाँ बनाए जाते थे। और जो भी अमीर वर्ग के लोग थे वो ऐसे बर्तनों को या ऐसे जो चीज़ें थी उनको खरीदना अपनी शान समझते थे। उसके बाद यहाँ पे एक तस्वीर दी है, ये एक्वाडक्ट की तस्वीर है। एक्वाडक्ट मतलब ये होता है कि जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा कम किया जाए और इन अलग अलग छोटे छोटे रास्तों से जब पानी गुजरेगा तो उसका बहाव थोड़ा धीमा हो जाएगा। इसे एक्वाडक्ट कहते हैं, हिंदी में से जलवाही सेतु कहते हैं। तो ये रोमन साम्राज्य के काफ़ी स्पेशलिटी थी। रोमन साम्राज्य में एक राजा हुआ, उसका नाम था अगस्टस, और उसने जो रोम शहर था उसके बारे में कहा था कि ये शहर ईंटों का है और मैंने इसको संगमरमर का बनवाया है, मार्बल्स का बनवाया है। और इसने काफ़ी बड़े एरिया में बहुत सारे एम्फी थिएटर या जिसे हम कहेंगे रंगमंडल बनवाए थे, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ नुमा स्ट्रक्चर था, इसमें लोग बैठ सकते थे और बीच में स्टेडियम था जहाँ पे वो किसी भी तरह का खेल का आनंद ले सकते थे। तो ये अगस्टस काफ़ी फेमस राजा हुआ है आज से 2000 साल पहले रोम का। तो दोस्तों ये रहा इसमें ये जो है ये चैप्टर हमने 9 देखा और इसमें जो बेसिक्स बातें थी और ख़ासकर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने बात कर ही ली हैं कि श्रेणी क्या होती है। और हमने देखा कि वेल्ला क्या होते हैं, हमने देखा ग्राम भोजक क्या होते हैं। ये जो की वर्ड्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में।